हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 10 करेंगे जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक कराने से पहले, इसके प्रैक्टिकल पार्ट कराने से पहले कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें आपको बताना चाहूंगा। अगर आप ये बातें ध्यान रखेंगे तो चैप्टर में आने वाले कुछ डाउट्स आपके पहले ही क्लियर हो जाएंगे। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं। कहता है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड फॉर डबल कॉलम कैश बुक। आपको पता है कैश बुक जो हमारे पेपर में पूछी जा सकती है वो होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक या फिर पेटी कैश बुक। अभी हम बात करेंगे डबल कॉलम कैश बुक की। देखिए, डबल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन आती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक की, तो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस आती हैं, यानी कि इसके अंदर बैंक की ट्रांजैक्शंस भी नहीं आती। ठीक है जी। फिर नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसी में भी नहीं आती, ना सिंगल कॉलम में, ना डबल कॉलम में, ना पेटी कैश बुक में। इट इज इमैटेरियल whether the cash bank payment received or payment made relates to this year, previous year or the next year। हमें जो पैसा मिल रहा है हम उसे रिसिप्ट साइड पे लिख देंगे, हमने जो पैसा दिया उसे हम पेमेंट साइड पे लिख देंगे, इररिस्पेक्टिव वो जो पैसा है करंट ईयर का है, पिछले साल का है या आने वाले साल का है। इसी तरीके से जो पैसा हमें मिल रहा है उसको हम रिसिप्ट साइड पे लिख देंगे और जो पैसा जा रहा है उसे हम पेमेंट साइड पे लिख देंगे, इररिस्पेक्टिव कि वो जो पेमेंट हमें मिली है या जो हमने पेमेंट करी है वो कैपिटल नेचर की है या रिवेन्यू नेचर की। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ट्रेड डिस्काउंट और डिस्काउंटिंग चार्जेस को हम कहीं पे भी शो नहीं करते, लेकिन जो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं या जो हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं उसे हम कैश बुक में तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसको जर्नल एंट्री में जरूर दिखाएंगे। एक चीज ध्यान रखना कि जिन भी चीजों को हम कैश बुक में नहीं दिखाते उसको जर्नल में जरूर दिखाएंगे। जैसे हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं दिखाई थी कैश बुक के अंदर, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन की जर्नल जरूर बना के उसे हम शो करेंगे। फिर अगर हमें एक चेक मिलता है और हमें उस चेक के बारे में फर्दर कुछ भी नहीं कहा गया क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या मानते हैं कि हमने वो चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया और इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। ठीक है जी, इसकी जर्नल में लिख देता हूं। और इसको हम कैश बुक में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे वो अभी आपको सारा बताऊंगा। और अगर हमें एक चेक मिलता है और क्वेश्चन के बाद वाले हिस्से में लिखा होता है कि हमने वो चेक बैंक में जमा कराया, तो उसकी दो स्टेप्स होती हैं। पहला स्टेप होगा हम जर्नल एंट्री करेंगे, चेक्स इन हैंड टू डेटर, इसे जर्नल में डाल दिया, और फिर बैंक टू चेक्स इन हैंड, इसे हम दिखाएंगे अपनी कैश बुक। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिस एक ही जर्नल एंट्री के अंदर कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसके दो एग्जांपल होते हैं। एक, हमने कैश को बैंक में डिपॉजिट करा, तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, या फिर हमने कैश को बिजनेस में से, बैंक में से निकाला ऑफिशियल यूज के लिए। ध्यान रखना, बिजनेस से नहीं निकाला, वो मैंने गलती से गलत बोल दिया। हमने बैंक में से पैसे निकलवाए ऑफिशियल यूज के लिए, तब भी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी क्योंकि इसकी जर्नल होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इन दोनों को ही हम दिखाएंगे कैश बुक। क्लियर स्टूडेंट्स। इसे आप कॉपी कीजिए। फिर आपको कुछ और बेसिक बातें बताता हूं और फिर हम लोग इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए।
तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इलस्ट्रेशन 1, जो कि सिंगल कॉलम कैश बुक के ऊपर बेस्ड है। हमें कहते हैं प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ अमिताभ ऑफ चेन्नई। ठीक है जी, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले अप्रैल 1 पे हमें कैश का बैलेंस दे रखा है, कैश इन हैंड, हम वो लिख देते हैं 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड टर्म। कितना बैलेंस है जी? 25,000। अगर आप देखेंगे तो इसका परफॉर्मा वैसा ही है जैसे हम जर्नल में बनाते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी लेजर में बनाते थे। अब आगे है कैश सेल्स 2,20,000 की। देखिए सिंपल प्रोसीजर जो बनाने का है कि कैश सेल की जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कैश अकाउंट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। सेम वही ट्रीटमेंट रहेगी, हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और कैश में कितना आ जाएगा? जितना सेल्स का अमाउंट था 2,20,000। डेट थी अप्रैल 2। आगे डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, हमने 2 लाख रुपीस को बैंक में डिपॉजिट करवाया। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब हम कैश बुक बना रहे हैं, इट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट, अभी आपको बताया है। तो हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। आपको पता है बाय हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है, और वैसे भी रिसिप्ट साइड जो पैसा आ रहा है सारा डेबिट साइड पे लिखेंगे, पेमेंट साइड जो पैसा जा रहा है वो सारा हम पेमेंट साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ पर कैश जा रहा है, हालांकि जा हमारे बैंक अकाउंट में रहा है, लेकिन कैश तो जा रहा है, और कहां जा रहा है? बैंक में जा रहा है। तो हम लिख देंगे 2020 अप्रैल, डेट है हमारे पास 3, और इसे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है जी इसमें? 2 लाख रुपीस। क्लियर है? आगे देखिए, issued a check to a creditor 49,900 after deducting cash discount of 3,100। हमने क्या करा कि एक चेक इश्यू करा अपने क्रेडिटर को, कितने का? 49,900 रुपीस का, और उसमें हमने उसे 3,100 रुपीस का कैश डिस्काउंट भी दिया। अब क्या कर रहे हैं? हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं। जब हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी कैश बुक में तो कोई एंट्री होगी ही नहीं, तो इसे हम इग्नोर मार देंगे। नेक्स्ट, वेजेस पेड इन कैश 22,500। हमने 22,500 रुपीस की वेजेस पे करी है, कुछ नहीं लिखा तो कैश वेजेस पे करी है। तो लिख देंगे बाय वेजेस अकाउंट 22,500, क्योंकि आपको पता है जब हम वेजेस पे करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है? वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो कैश में क्या लिखेंगे? बाय वेजेस अकाउंट। तो सेम लॉजिक, यही लॉजिक पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान रखना, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहां पर मैंने लिखी है, इसको आपने कहीं पे भी अपनी आंसर शीट में शो नहीं करना। ये सिंपल एक लॉजिक समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। डेट क्या थी जी इसकी? अप्रैल 4। आगे कैश सेल्स, अगेन हमने कैश सेल्स करी है, तो एंट्री क्या होती है? कैश टू सेल्स। तो कैश अकाउंट की तरह हम यहां पर लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। क्या डेट है इसमें? अप्रैल 4। अमाउंट कितना है जी? 1,80,000। क्लियर है? आगे देखते हैं, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। अगेन हमने बैंक में कैश डिपॉजिट करा, ये जनरल एंट्री होती है, तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। ठीक है जी। डेट देख लेते हैं क्या है? डेट है अप्रैल 7, अमाउंट है
1,50,000। आगे पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट देयर बिल नंबर 265 ऑन गुड्स सोल्ड 4,500। हमने ट्रांसपोर्टर्स की पेमेंट करी है 4,500 रुपीज की। ट्रांसपोर्टर्स जो हमारा सामान लेके गए थे, गुड्स सोल्ड करे थे हमने, तो ये कैरेज आउटवर्ड है, तो लिख देंगे बाय कैरेज आउटवर्ड। अगर गुड्स परचेज करने के दौरान ये एंट्री होती तो हम लिखते बाय कैरेज इनवर्ड। ठीक है जी। डेट क्या है इसकी? अप्रैल 9 और अमाउंट है 4,500। नेक्स्ट, पेड कैश फॉर रिपेयर्स 2,000 रुपीज। हमने रिपेयर्स करवाए तो लिख देंगे बाय रिपेयर्स अकाउंट 2,000। लॉजिक यही चल रहा है, इसमें भी जनरल एंट्री क्या होगी? रिपेयर्स टू कैश। इसमें क्या होगी? कैरेज आउटवर्ड टू कैश। तो उसी लॉजिक में मैंने सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। फिर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड कंपनी। अब हमने गुड्स उधार पे खरीदे हैं तो इसकी कोई ट्रीटमेंट कैश बुक के अंदर नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, पेड कैश टू सुनील अ क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग 500 रुपीज। और हमने टोटल एक्चुअली पे कितने किए हैं? 9,500 रुपीज पे करे हैं। अब देखिए जी, हमने सुनील की पेमेंट करी 9,500 रुपीज की, 500 रुपए डिस्काउंट काटने के बाद, यानी कि सुनील के हमने एक्चुअली देने थे 10,000 रुपए, टू डिस्काउंट रिसीव्ड होगा 500 और टू कैश अकाउंट 9,500। ये थी ओरिजिनल जर्नल एंट्री। अब हम कैश बुक में क्या लिखेंगे? बाय सुनील, बाय सुनील। अमाउंट कितना आएगा? जो कैश के सामने है 9,500। अब हमने कैश बुक में ये दिखा दिया तो इसे हाइड कर दो, इसके भी बैलेंस में से 9,500 डिडक्ट कर दो, रह गया 500। तो इसको हम जर्नल में शो करेंगे। इस पर्टिकुलर एंट्री को हम जर्नल में शो करेंगे क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व थी, इसलिए इसको यहां पर दिखाना जरूरी है। जो क्रेडिट वाली एंट्रीज थी उसको हमने जर्नल में फेयर में नहीं दिखाया, लेकिन जो डबल कॉलम कैश बुक होगी उसमें हम उसको जर्नल में दिखाएंगे। अच्छा, अब इसमें अमाउंट हमने लिख लिया, डेट थी अप्रैल 28, फिर है अप्रैल 29, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश 9,000, तो लिख देंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 9,000। क्लियर है? फिर है कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश अ डेटर 45,000 आफ्टर अलाउइंग देम अ डिस्काउंट ऑफ 2,500। अब हमें महेश से 45,000 मिले डिस्काउंट काटने के बाद, यानी कि अब इसकी एंट्री क्या होगी असल में? कैश अकाउंट डेबिटेड 45,000, डिस्काउंट अलाउ हमने किया उसे 2,500, टू महेश 47,500। यानी कि एक्चुअली में हमें उससे लेने थे 47,500, 2,500 रुपए का हमने उससे डिस्काउंट दिया और 45,000 हमें उससे मिल गए। अब जब इसे हम लिखेंगे तो कैश में क्या लिखेंगे? टू महेश और कितने पैसे मिल रहे हैं इससे? 45,000 मिल रहे हैं। जब हमने कैश शो कर दिया तो कैश तो ये लिखेंगे नहीं, और इसमें से 45,000 रिड्यूस कर देंगे तो ये रह जाएगा 2,500। तो अगेन इसको भी हम जर्नल में हमने एक ये एंट्री दिखाई थी, एक ये एंट्री दिखाई थी। क्लियर है? डेट क्या थी ये? अप्रैल 30। अप्रैल 30। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद हम क्या करते हैं?
जो उस महीने की लास्ट डेट होती है उसमें हम कर देते हैं जी बाय बैलेंस सीडी। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपको पहले कैसे पता लग गया कि इसमें यहीं पर क्रेडिट साइड पे ही बैलेंसिंग फिगर आएगी? वो इसलिए क्योंकि बेटा कैश है एसेट, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, और एसेट का कभी भी माइनस में बैलेंस जा ही नहीं सकता। बैंक का फिर जा सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में, लेकिन कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस जा ही नहीं सकता। तो एक लाइन छोड़ के यहां पर हम कर देते हैं टोटलिंग, सेम सिमेट्री में हम करेंगे, आपको पहले बताया गया है 4,70,000, यही बड़ा है, हमने दोनों तरफ लिख दिया 4,70,000। अब इस 4,70,000 में से क्रेडिट साइड की सारी आइटम्स को टोटल कर देंगे और फिर वो सबट्रैक्ट कर देंगे। 2, 350, 368, 375, 397, 500। यह आ जाएगा 72,500, और यही अगले महीने की पहली डेट यानी कि मई 1 पे बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,500। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए जी, हमने सिंगल कॉलम कैश बुक की प्रैक्टिस कर ली। फिलहाल आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम करते हैं डबल कॉलम कैश बुक। आइए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन 3। एक्चुअली एक छोटा सा एरर हो गया, मैं आंसर मैंने पूरा लिख दिया और फिर रियलाइज करा कि मैंने वीडियो तो ऑन ही नहीं करी, तो अब मैंने आंसर लिख दिया तो आपको समझा देता हूं, ठीक है? देखिए हमें 2 कॉलम जिसे हम डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं वो बना ली है। मार्च 1 पे कहता है कैश का बैलेंस है 15,000 और बैंक का बैलेंस है 50,000, तो हम लिख देंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में 15,000 और बैंक में 50,000। ठीक है जी? ट्रीटमेंट वही होगी, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे बनती है जनरल एंट्रीज, और जनरल एंट्री को किस तरीके से हम कैश बुक में, इनफैक्ट 2 कॉलम कैश बुक में किस तरीके से डालेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश क्या होता है? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो हम क्या लिखेंगे? कैश में लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, हम कैश में लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? डेट और अमाउंट हमें दे रखा है। फिर डिपॉजिटेड इन बैंक 5,000 रुपीज, हमने 5,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराए। अब ये जनरल एंट्री कौन सी है? ये कॉन्ट्रा एंट्री है। हमने जब बैंक में कैश जमा कराया तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो क्या बन जाएगा ये? हम बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा का साइन डाल के, टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा का साइन डाल के हमने बैंक में लिख दिया, और ऑपोजिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा का साइन डाल के कैश, बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा का साइन डाल के कैश के अंदर अमाउंट लिखा जाएगा। फिर है कैश सेल्स, हमने कैश सेल्स करी, एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट और कैश में अमाउंट आ जाएगा। फिर कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अगेन कॉन्ट्रा एंट्री का एग्जांपल है, हमने कैश को बैंक में से निकाला ऑफिशियल यूज के लिए, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री होगी, कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा का साइन और अमाउंट आएगा कैश में, टू बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा का साइन और अमाउंट आएगा कैश में। और पेमेंट साइड पे बाय कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा का साइन और बैंक के नीचे अमाउंट, बाय कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा का साइन, बैंक के नीचे अमाउंट। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हमने बैंक से पैसे निकलवाए तो हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया और हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया। अब जब कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, आपको पता है इंक्रीज, जो जो पैसा आ रहा है इधर आएगा, तो कैश बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया।
और किसके कारण हुआ? बैंक के कारण हुआ। और हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो कैश की वजह से हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया। एक ही चीज को समझने के दो तरीके हैं, क्लियर है? एक लेजर के ऊपर बेस्ड हो गया कि हमने किस तरीके से डालना है, और एक ये नॉर्मल आप जर्नल के ऊपर आप कहिए, या फिर आप ये कहो कि ज्यादा लॉजिकल हो गया कि रिसिप्ट्स और पेमेंट के हिसाब से हमने इसकी प्रेजेंटेशन देख ली, क्योंकि कैश बुक में हमने मेन फोकस रिसिप्ट और पेमेंट के ऊपर करना होता है। नेक्स्ट, हमें कैश मिला दामिनी से 3000 रुपए का, और हमने 100 रुपीज का उसे डिस्काउंट पे दिया। तो जो हमें 3000 रुपए दामिनी से मिल रहे हैं वो हमने यहां लिख दिए, और जो 100 रुपीज का डिस्काउंट हमने दामिनी को दिया उसको हमने जर्नल एंट्री या जर्नल प्रॉपर के अंदर दिखा दिया। डिस्काउंट अलाउड टू दामिनी 100 रुपीज, क्योंकि हर चीज को दिखाना जरूरी है सिवाय क्रेडिट ट्रांजैक्शन के, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम जर्नल यानी कि जर्नल प्रॉपर में भी शो नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता हमारे पास, हमें चेक मिला निम्रत से 2000 रुपए का, और हमने उसे 75 रुपीज का डिस्काउंट दिया। अब हमें चेक मिल रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं रिमेनिंग पार्ट को कि निम्रत के चेक के बारे में कुछ कहा गया या नहीं कहा गया। हमें इस क्वेश्चन में निम्रत के बारे में के चेक के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो क्या मानेंगे? हमने उसी दिन वो बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो लिखेंगे टू निम्रत और बैंक में अमाउंट आ गया। और जो हमने 75 रुपीज का निम्रत को डिस्काउंट दिया है उसे हम जर्नल प्रॉपर में शो कर देंगे। फिर हमें एक पोस्ट डेटेड चेक मिला दीपक से 5000 रुपीज का। अगेन आपको बोला था जब भी हमें चेक मिलता है हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को जरूर देखते हैं कि उस चेक के बारे में फर्दर कुछ कहा गया है या नहीं कहा गया। अगर नहीं कहा गया होता तो जैसे हमने निम्रत के केस में माना, हमने उसे यह अज्यूम कर लिया कि हमने बैंक में सेम डे पे डिपॉजिट कर दिया, लेकिन अब यहां पर चेक के बारे में कहा गया है कि हमने 23 मार्च को उस चेक को बैंक में जमा कराया। तो जब हमें वो चेक मिला तो उसको हम जर्नल प्रॉपर में डाल देंगे चेक्स इन हैंड टू दीपक, और जब हम इसको बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो लिख देंगे टू चेक्स इन हैंड और बैंक के नीचे अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? फिर हमने एक चेक इश्यू किया चंदर को 2500 का, और हमने उसे 120 उसने हमें 125 रुपीज का डिस्काउंट दिया। ध्यान रखना, अगर हम किसी को चेक से पेमेंट करते हैं तो हम स्ट्रेट अवे अपने बैंक बैलेंस को रिड्यूस कर देंगे। तो हमने कर दिया बाय चंदर, बैंक बैलेंस आ गया, बैंक में हमने बैलेंस को रिड्यूस कर दिया। क्रेडिट साइड में लिखने का मतलब ही यही है कि बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, और जो उसने हमें 125 रुपीज का डिस्काउंट दिया है उसको हमने जर्नल प्रॉपर में दिखा दिया। जर्नल प्रॉपर इज जस्ट लाइक जर्नल एंट्री, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम इस टॉपिक को एकदम आसान तरीके से समझे तो यहां पर जर्नल प्रॉपर मींस जर्नल एंट्री है, एक्सेप्ट फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जो शायद मैंने पहले आपको गलती से पहले बोल दिया था कि हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन को जर्नल में दिखाएंगे, नहीं दिखाना। अगर मैंने ऐसा कहा है तो आई टेक माई वर्ड्स बैक, वो गलती से मुंह से शायद निकल गया होगा। आगे फिर विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1500 रुपीज। अब 1500 रुपीज हमने पर्सनल यूज के लिए बैंक से निकलवाए, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स टू बैंक। तो इसमें सिर्फ बैंक है, कैश तो है नहीं। कैश और बैंक वाली कॉन्ट्रा एंट्री है तो हम क्या लिखेंगे? बाय ड्रॉइंग्स और बैंक के नीचे अमाउंट आ जाएगा। फिर हमने अशोक मित्रा को गुड्स बेचे। अशोक मित्रा को गुड्स बेचे सिर्फ नाम है, उधार पे बेचे, इसको कहीं स्पेस नहीं मिलेगी, ना कैश बुक में ना जर्नल में। फिर हमने परचेज करे गुड्स चंदर से, अगेन क्रेडिट परचेजेस है, ना ये कैश बुक में आएगा ना ये हमारे जर्नल प्रॉपर में आएगा। फिर हमें अशोक मित्रा से चेक मिला जो कि हमने बैंक में भी जमा करा दिया, तो लिख देंगे टू अशोक मित्रा, बैंक में ये डिपॉजिट हो गया। अब लास्ट में हम क्या करते हैं? दोनों साइड का टोटल कर देते हैं, नॉर्मल बैलेंसिंग जैसे करते हैं। जिस साइड का टोटल बड़ा है दोनों तरफ वो लिख दिया, और फिर जो बैलेंस कैरिंग डाउन होता है वो होती है हमारी
बैलेंसिंग फिगर। तो जैसे कैश का टोटल था इधर 30,000, हमने यहां भी 30,000 लिख दिया। यहां पर कैश का टोटल था 11,000, तो 30,000 में से 11,000 गया 19,000। फिर बैंक का डेबिट साइड का टोटल था 64,000, हमने दोनों तरफ ये लिख दिया। क्रेडिट साइड का टोटल था 6,000, तो 64,000 में से 6,000 गया 58,000। महीने की लास्ट डेट पे होता है बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरिंग डाउन, और अगले महीने की पहली डेट पे ऑपोजिट साइड पे यही बैलेंस ब्रॉट डाउन बन के आ जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। फिर हम एक डबल कॉलम कैश बुक का एक और एग्जांपल करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम कर लेते हैं इलस्ट्रेशन 5। कहते हैं हमें इन एंट्रीज को, इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। सुभाष जो कि कोची में रहते हैं, उनके लिए एक डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। सबसे पहले इनके कैश और बैंक बैलेंसेस हमें दिए रखे हैं। तो 2020 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में 1,000 और बैंक में 14,500। फिर रिसीव्ड एडवांस बाय चेक ₹60,000, हमें एडवांस मिला है चेक के थ्रू, तो लिख देंगे टू एडवांस। अच्छा, अब चेक मिले तो पहले पढ़ देते हैं कि इस चेक के बारे में फर्दर कुछ कहा गया या नहीं कहा गया। इस 60,000 के चेक के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो हम मान लेंगे कि हमने उसी दिन उसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। डेट ये भी वही है, जनवरी 1। फिर विड्रू फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से विड्रू करे, कुछ नहीं लिखा, तो ऑफिशियल यूज के लिए विड्रू करे होंगे कितने, 10,000 रुपीज। तो जनरल एंट्री क्या होती है, कैश टू बैंक। इसको हम कैसे लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा का साइन डाल देंगे और लिखेंगे कैश के अंदर अमाउंट कितना है 10,000। और इस तरफ क्या आ जाएगा, अगेन 2020 जनवरी की डेट अभी हम देख लेते हैं। बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा का साइन और बैंक में आ जाएगा 10,000 रुपीज। डेट क्या थी जी इसकी, जनवरी 2। क्लियर है? आगे देखते हैं। फिर है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर 13,000 एंड पेड बाय चेक 12,500 इन फुल सेटलमेंट। हमने 13,000 रुपए के गुड्स खरीदे थे अमित से, और हमने उसे 12,500 रुपए पेमेंट कर दी और फुल सेटलमेंट कर दिया, यानी कि हिसाब किताब खत्म। ठीक है जी, यानी कि 500 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला। सबसे पहले हमने 12,500 रुपए की पेमेंट करी है मिस्टर अनिल को, तो हम लिख देंगे बाय अनिल। किससे पेमेंट करी है, चेक से, तो बैंक बैलेंस हमारा 12,500 रुपए से रिड्यूस हो गया। अब 500 रुपए का डिस्काउंट हमें मिला है, तो हम क्या कर लेंगे, 2020 जनवरी 3, जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो हम क्रेडिट करते हैं, तो लिखेंगे अनिल टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, यहां पर अनिल नहीं आएगा क्योंकि हमने सीधा गुड्स क्या करे हैं, कैश पे खरीदे हैं या बैंक से खरीदे हैं, मतलब डायरेक्ट पेमेंट करी है, तो यहां आ जाएगा परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर है? आगे देखते हैं। फिर है हमारे पास पेड वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइकिल शेड। अब साइकिल शेड बना रहे हैं, एक नई चीज को हम वजूद में ला रहे हैं, इट इज अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, तो आएगा बाय बिल्डिंग्स अकाउंट, क्योंकि साइकिल शेड इज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है जी, डेट है जनवरी 4,
और कुछ नहीं लिखा तो हमने पेमेंट करी होगी कैश से 2500। क्लियर? आगे देखते हैं। हमें एक चेक मिला मोहन से 9800 रुपीज का, जबकि उसने हमारे देने थे 10,000 रुपीज और फुल सेटलमेंट हो गई। ठीक है जी। और अगली डेट पे बोला गया कि हमने मोहन के चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया, यानी कि अभी तक ये क्या था, चेक्स इन हैंड मानेंगे। तो जनवरी 5 चेक्स इन हैंड डेबिटेड 9800, हमने इसे डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड 200 टू बंदे का क्या नाम है, मोहन, टू मोहन 10,000। और जब हम इसके चेक को बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो यहां लिख देंगे टू चेक्स इन हैंड और बैंक में आ जाएगा 9,800। और हमने इसके चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया है जनवरी 8 पे। ठीक है जी। फिर परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 1500, तो लिख देंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट 1500 कैश के नीचे। क्लियर? फिर चेक ऑफ मोहन रिटर्न्ड अनपेड, चेक ऑफ मोहन रिटर्न्ड अनपेड, यानी कि जो मोहन का चेक था वो बाउंस हो गया, तो जो हमने बैंक बैलेंस अपना बढ़ाया था वो रिड्यूस कर देंगे और मोहन के अकाउंट को बढ़ा देंगे। मोहन से अब हमने पैसे दोबारा लेने हैं। एट द सेम टाइम जो हमने मोहन को डिस्काउंट दिया था उसकी भी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड ही, वैसे हम डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट लिखते हैं, लेकिन जब एंट्री रिवर्स होती है तो हेडिंग सेम रहती है। तो हो जाएगा मोहन टू डिस्काउंट अलाउड 200 रुपीज, कि हमने जो उसे डिस्काउंट ओरिजिनली दिया था वो हम उससे अब वापस ले रहे हैं। डेट है जनवरी 14। ठीक है जी।